आज हमारे पास काशीनाथ सिंह के बहुत ही मशहूर उपन्यास काशी का 80 का एक सारांश है। जी। और इसे पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल आया, क्या किसी देश की असली कहानी उसकी राजधानियों या संसद में लिखी जाती है, या फिर उसके किसी छोटे से कोने में? हाँ बिल्कुल, किसी चाय की दुकान या नदी के घाट पर। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनारस का सिर्फ एक घाट 80 घाट 1990 के दशक के पूरे भारत की धड़कन को पकड़ लेता है। और ये सवाल ही एक तरह से इस उपन्यास का सार है। दिलचस्प बात ये नहीं है कि घाट पर राजनीति की चर्चा होती थी। दिलचस्प बात ये है कि ये उपन्यास तर्क देता है कि असली राजनीति दिल्ली में नहीं बल्कि ऐसी ही जगहों पर बनती और बिगड़ती है। तो चलिए इसी घाट से शुरू करते हैं। कहानी 1990 के 80 घाट पर सेट है। ये समय और ये जगह, इसमें ऐसी क्या खास बात थी? देखिए, 1990 का दशक भारत के लिए एक बहुत बड़े एक तूफानी मोड़ जैसा था। हाँ, काफी उथल-पुथल थी। जी। एक तरफ उदारीकरण के दरवाजे खुल रहे थे और दूसरी तरफ समाज में दो बड़ी दरारें पड़ रही थीं। मंडल और मंदिर। बिल्कुल। एक मंडल कमीशन की वजह से जाति की और दूसरी राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से धर्म की। और 80 घाट वो सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, वो एक अड्डा था। वो बनारस का एक खुला हुआ बौद्धिक और सामाजिक अड्डा था। वहाँ प्रोफेसर, छात्र, पंडित, दुकानदार, हर तरह के लोग जुटते थे। एक तरह की अनौपचारिक संसद। हाँ, कह सकते हैं। एक ऐसी संसद जहाँ देश के सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बेबाक बहस होती थी, वो भी बिना किसी माइक या कैमरे के। मतलब जो बहसें दिल्ली के बंद कमरों में हो रही थी, उनकी गूंज सीधे गंगा किनारे सुनाई दे रही थी। जी। और इस गूंज को आवाज दे रहे थे यहाँ के किरदार। हमारे सारांश में कुछ नाम है: रंगनाथ, भोलानाथ, पांडे जी, गुप्ता जी। कोई बड़ा हीरो नहीं है, नहीं, सब आम लोग हैं। सब आम लोग हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये पात्र किसी विचारधारा के पुतले नहीं है, ये जीते जागते इंसान है। उनकी बातचीत महज गपशप नहीं है, वो चाय की चुस्कियों के साथ देश का भविष्य तय कर रहे थे। कम से कम अपनी नजर में तो जरूर। अपनी नजर में तो जरूर, हाँ। अब कल्पना कीजिए, पांडे जी अपनी रोज की पूजा पाठ की बात कर रहे हैं और अचानक कोई छात्र नेता आकर आरक्षण पर बहस छेड़ देता है और पूरा माहौल ही बदल जाता है। पूरा माहौल बदल जाता है। ये किरदार उस आम भारतीय की आवाज है जिसकी राय अक्सर बड़ी बड़ी बहसों में खो जाती है। आपने मंडल और मंदिर दोनों का जिक्र किया। ये बहुत ही संवेदनशील और विभाजनकारी मुद्दे थे। उपन्यास इन्हें कैसे दिखाता है? नहीं, ये कोई रिपोर्टिंग नहीं है कि ये हुआ फिर वो हुआ। अच्छा। उपन्यास की खूबी यही है कि वो इन मुद्दों के राजनीतिक विश्लेषण में नहीं जाता। वो दिखाता है कि इन फैसलों का असर घाट पर बैठे दो दोस्तों की दोस्ती पर कैसे पड़ रहा था। ओहो। सारांश में साफ बताया गया है कि कैसे मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद सालों से साथ उठने बैठने वाले लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। दोस्ती के ऊपर जाति हावी होने लगती है। बिल्कुल। एक ही चाय की दुकान पे दो गुट बन जाते हैं, एक आरक्षण के पक्ष में, दूसरा विपक्ष में। और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद के माहौल का भी जिक्र है। बनारस, जिसे अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वहां इसका क्या असर दिखा? उपन्यास दिखाता है कि कैसे वो घटना बनारस की आत्मा पर एक चोट की तरह थी। घाट पर जो लोग कल तक एक दूसरे के मजहब पर मजाक कर लेते थे, उनके बीच एक अजीब सी खामोशी, एक तनाव आ जाता है। वो आपसी भरोसा, वो बेतकल्लुफी कहीं दरकने लगती है। और लेखक किसी का पक्ष नहीं ले रहे। नहीं, किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। वो बस उस जहर को समाज में घुलते हुए दिखा रहे हैं जो सदियों पुराने रिश्तों को भी कड़वा बना रहा था। मतलब राष्ट्रीय राजनीति अब लोगों के बैठक खानों और दिलों तक पहुंच चुकी थी। जी। इन किरदारों की बहसों और उनके बदलते रिश्तों को जो चीज सबसे ज्यादा जिंदा दिल बनाती है, वो शायद उनकी जबान है। हाँ? मैंने पढ़ा है कि इसमें भाषा का इस्तेमाल बहुत बेबाक, बहुत कच्चा है। बोलचाल की भाषा, गालियां, व्यंग, सब कुछ है। हाँ, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर आप बनारस को समझना चाहते हैं तो आपको उसकी भाषा के इसी फक्कड़पन को समझना होगा। फक्कड़पन? जी, ये भाषा सिर्फ चौंकाने के लिए इस्तेमाल नहीं की गई है। ये उस बनारसीपन का सर्टिफिकेट है। वो अंदाज जिसमें मस्ती है, बेफिक्री है, और गहरी से गहरी बात को भी एक गाली के साथ उड़ा देने की कला है। बिल्कुल, यही तो उनकी सच्चाई का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल उठता है,
क्या इससे उपन्यास एक खास वर्ग के पाठकों तक सीमित नहीं हो जाता? हो सकता है कई लोगों को, खासकर जिन्हें इस तरह की भाषा की आदत नहीं है, उन्हें ये आपत्तिजनक लगे। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और शायद लेखक यही चाहता भी था। वो भाषा के साथ कोई समझौता करके एक साफ सुथरी साहित्यिक तस्वीर पेश नहीं करना चाहता था। ऐसा करके वो बनारस की आत्मा के साथ बेईमानी कर रहे होते। वो खुद एक पात्र है। अच्छा। वो पात्र जो समाज के पाखंड पर सबसे जोरदार तरीके से हंसता भी है और चोट भी करता है। इसी गाली गलौज और हास्य के पीछे अक्सर गहरी दार्शनिक बातें छुपी होती हैं। मतलब सच को बिना किसी फिल्टर के दिखाना ही मकसद था। भाषा उस सच्चाई को दिखाने का एक औजार है। बिल्कुल। ये भाषा एक तरह का विद्रोह भी है, उस संभ्रांत और सजी सजाई भाषा के खिलाफ जिसमें अक्सर आम आदमी की असली भावनाएं खो जाती हैं। ये उस ज़्यालो घाट की प्रामाणिकता है। हाँ। ठीक है, तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें, वो तूफानी दौर, वो घाट जो एक संसद बन गया था, वो आम किरदार जो असल में देश की आवाज थे, हाँ, और उनकी वो बेबाक जबान, तो आखिर में ये उपन्यास हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखाता है? अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो 3 बड़ी बातें उभरती हैं। पहली, भारत की साझा संस्कृति, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, और सांप्रदायिक राजनीति के बीच का टकराव। ये तहजीब कितनी नाजुक हो सकती है। हाँ, जब राजनीति उसे अपना हथियार बना ले। दूसरी बात यह है कि कैसे बड़े बड़े राजनीतिक फैसले सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं होते, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी दोस्ती, हमारे रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। जी बिल्कुल। और तीसरी बात मुझे लगता है वो आम आदमी से जुड़ी होगी। हाँ, और शायद वही सबसे दिल को छूने वाली है। तीसरी बात है आम आदमी की जीवटता। मतलब इन तमाम राजनीतिक तूफानों और सामाजिक उथल-पुथल के बीच वो आम इंसान कैसे जी रहा है। वो इन बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच अपनी छोटी छोटी खुशियां, अपने दुख, अपनी दार्शनिकता और अपने हास्य को कैसे बचाए रखता है। उपन्यास दिखाता है कि बाहरी दुनिया में चाहे जो हो जाए, घाट पर जीवन की अपनी एक लय है जो चलती रहती है। ये उस आम आदमी की कहानी है जो इतिहास बनाता नहीं बल्कि इतिहास को जीता और सहता है। बहुत सुंदर कहा आपने। सारांश के आखिर में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि काशी का 80 सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि बनारस के दिल की धड़कन है। आपकी बातों से लग रहा है कि ये सिर्फ बनारस नहीं बल्कि उस दौर के भारत के दिल की धड़कन है। निस्संदेह, ये इस विचार को मजबूती से रखता है कि एक घाट सिर्फ भूगोल का एक टुकड़ा नहीं बल्कि विचारों का संगम हो सकता है। एक ऐसी जगह है जहां लोकतंत्र जमीन स्तर पर जिंदा है। हाँ, जहां हर आवाज को जगह मिलती है, चाहे वो सहमत हो या असहमत। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों और सरकारी दस्तावेजों में नहीं लिखा जाता। सही बात है। असली जिंदा इतिहास तो लोगों की रोजमर्रा की बातचीत, उनकी चिंताओं, उनके मजाक और उनकी उम्मीदों में लिखा जाता है। काशी का 80 उसी जिंदा इतिहास का एक पन्ना है। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत में पूछे गए सवाल पर वापस आते हैं। क्या एक छोटा सा घाट पूरे देश की कहानी कह सकता है? इस उपन्यास को देखकर तो लगता है हाँ। लगता तो है। शायद असली भारत को समझने के लिए हमें राजधानियों से ज्यादा ऐसी ही जगहों को सुनने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि राजधानियां बताती हैं कि क्या फैसले लिए गए लेकिन घाट और गलियां बताती हैं कि उन फैसलों को जिया कैसे गया। आज की इस बातचीत से एक सवाल जहन में रह जाता है। हम अक्सर देश की नब्ज टटमिये के लिए टीवी की बहसों, चुनावी रैलियों या अखबारों के संपादकीय पन्नों को देखते हैं जी, पर क्या हम असली आवाजें सुनने से चूक रहे हैं? क्या देश का असली मिजाज आज भी ऐसी ही किसी चाय की दुकान, किसी लोकल ट्रेन के डिब्बे या किसी मोहल्ले के नुक्कड़ पर होने वाली बहसों में ही मिलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।